एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, अच्छी बात है। बढ़िया, स्वस्थ और साथ ही साथ खुश रहना चाहिए, हैप्पी रहना चाहिए। आज हम बात करने वाले हैं संविधान के भाग 4 के बारे में। क्या है भाग 4 में? भाग 4 में है राज्य के नीति निदेशक तत्व, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। यानी कि ये वो निर्देश हैं जिनको ध्यान में रखकर राज्य को कार्य करना होता है। यानी कि अगर कोई पॉलिसी, कोई विधि, कोई कानून, किसी भी तरीके का कोई कार्य राज्य के द्वारा किया जा रहा है तो उनके लिए गाइडलाइंस का कार्य करते हैं, दिशा निर्देश देने का कार्य करते हैं। टीचर क्या होता है? टीचर एक गाइडलाइंस ही तो देता है आपको कि आपको अगर कोई काम करना है किस तरीके से करना है, कैसे होना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस चीज को यानी कि अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ बनना है, आपको गवर्नमेंट जॉब क्लियर करनी है तो आप क्यों जाते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में? क्योंकि टीचर के पास जाते हैं। अब टीचर के पास गाइडलाइंस के लिए तो जाते हैं, वो आपको दिशा निर्देश कर देता है, आपको डायरेक्ट करता है, आपको दिशा दिखाता है कि आप इस तरीके से चलिए, इस तरीके से चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ये भी इसी तरीके से ये दिशा निर्देश है, गाइडलाइंस है कि राज्य अगर कोई कार्य करता है, कोई विधि निर्माण करता है, कोई कानून बनाता है, कोई कार्य करता है अपने राज्य में, तो वो गाइडलाइंस है ये कि आपको इन बातों को ध्यान में रखकर कार्य करना है। अगर राज्य कोई कानून बना रहा है, कोई विधि बना रहा है या कोई भी कार्य कर रहा है और उसमें उसको कंफ्यूजन है कि क्या मेरे द्वारा जो कार्य किया जा रहा है या जो मैंने ये नीति निर्माण की है या नीति बनानी है ये ठीक है या नहीं, गलत तो नहीं है कहीं इसमें कुछ, तो क्या होता है कि वो अपनी इस दुविधा से बच सकते हैं अगर वो इसको DPSP को देखेंगे, नीति निदेशक तत्वों को वो देख सकते हैं कि राज्य को क्या क्या करना है, क्या कुछ कमी तो नहीं रह गई, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, किस तरीके से राज्य को में शासन प्रशासन चलाना चाहिए। तो ये कुछ इस तरीके के गाइडलाइंस है। मूल अधिकार, जैसे हम भाग 3 में क्या थे? मूल अधिकार पढ़े। भाग 4 में है राज्य के नीति निदेशक तत्व। ये भी एक तरीके के अधिकार ही हैं, परंतु मूल अधिकार जो हैं वो हमें प्राप्त है राज्य के खिलाफ। हम मूल अधिकारों पर अगर कोई हनन होता है, उसमें कोई किसी भी तरीके की कमी करता है तो हम उसके हनन की बात को ले गए कर कि हमारे मूल अधिकार का हनन हुआ है, हमारे मूल अधिकार, ये देखिए यहाँ पर मूल अधिकार हनन हो रहा है, इसमें कमी हो रही है, हम क्या करते हैं? सीधा हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या फिर अपने राज्य के हाई कोर्ट में जा सकते हैं। परंतु इनको लेकर इसमें जो बातें कही गई हैं, हम ये नहीं कह सकते कि राज्य के द्वारा ये बातें फॉलो नहीं की जा रही। देखिए, हमें पेंशन नहीं दी जा रही तो हम जाए सुप्रीम कोर्ट की भाई हमें पेंशन नहीं मिल रही। पेंशन जैसे आप देखते हैं ना, समय समय पे वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन चलती है ना। हो सकता है एक सरकार पेंशन दे रही थी, जैसे समाजवादी सरकार थी यूपी में, तो वो पेंशन दे रही थी, परंतु जब अब बीजेपी की गवर्नमेंट आई, उन्होंने वो पेंशन उसको ऐसा लगा कि नहीं देनी चाहिए, समाप्त कर दी। तो ये आप ये नहीं कह सकते कि ये देखिए यहाँ पर राज्य के नीति निदेशक तत्व में ये बात कही गई और इसको राज्य फॉलो नहीं कर रहा। क्लियर तौर पर आपसे पूछा जा सकता है कि क्या राज्य के जो नीति निदेशक तत्व है अगर उसको राज्य फॉलो नहीं करता, उसको नहीं मानता, तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं इस बात को लेकर? तो बिल्कुल नहीं जा सकते। मूल अधिकार हमें राज्य के प्रति हैं कि हम राज्य को एक निर्बंधन लगाया गया है। आप राज्य पूरे आप सारे मूल अधिकार देखेंगे तो उसमें कहा गया है राज्य ये नहीं कर सकता, राज्य वो नहीं कर सकता, राज्य ये नहीं करेगा, राज्य वो नहीं करेगा। तो उस पे कहीं ना कहीं प्रतिबंध है कि राज्य हमारे जो मूल अधिकार है उनको प्रतिबंधित नहीं कर सकता। परंतु ये जो DPSP हैं, राज्य के नीति निदेशक तत्व, ये राज्य के लिए हैं, ये राज्य के अधिकार है। राज्य चाहे तो इनको लागू करे, चाहे तो ये सुविधाएं हमें दे, चाहे ना दे। क्लियर रखिएगा। और वो जो है मूल अधिकार, वो मूल अधिकार हमारे लिए, हमारे और आपके लिए हैं। अगर हम उनका हनन राज्य के द्वारा किया जाता है तो हम सीधा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। अब ये बात कही गई कि क्यों ये ही प्रावधान किया गया, क्यों इनको मूल अधिकारों की तरह, क्योंकि ये भी अधिकार है कहीं ना कहीं, अधिकार तो ये भी हैं। जो बातें इसमें कही गई हैं, जैसे समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए, ये भी तो एक अधिकार है भाई। एक स्त्री है या पुरुष है, जो भी समान कार्य कर रहा है तो समान वेतन होना चाहिए, ये भी अधिकार है। तो उनको मूल अधिकारों के तहत क्यों नहीं रखा गया? तो ये पूछा जा सकता है कि क्यों इन सब बातों को नीति निदेशक तत्वों के अंदर रखा गया है।
क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय हमारे देश की स्थिति ऐसी नहीं थी कि जो जो चीज़ें इनमें बातें कही गई हैं, जो जो बातें नीति निदेशक तत्व में कही गई हैं, उनको सीधा इम्प्लीमेंट कर दें, तुरंत इम्प्लीमेंट कर दें। नहीं, ऐसे नहीं कर सकते थे। उस समय हमारी आर्थिक स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं थी, देश के हालात इतने अच्छे नहीं थे। तो यही कहा गया कि समय के हिसाब से जब जैसे जैसे देश की स्थिति सुधरती जाएगी, जब देश ये चीजें, ये सुविधाएं, जो बात नीति निदेशक तत्व में कही गई है, वो आपको प्रदान कराएगा, वो सुविधाएं। क्लियर रखिएगा। इस कारण से इन बातों को नीति निदेशक तत्वों में रखा गया है। जिस तरीके से आप अपने घर में देखते हैं, घर में क्या होता है, घर में आपने कोई मांग की बड़ी कि मुझे तो बाइक चाहिए। हाँ, आपके फादर ने या जो भी घर के मुखिया, उन्होंने कहा बिल्कुल मिलेगी, बाइक मिल जाएगी, परंतु अभी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि अभी बहुत सारे खर्चे हैं, और भी चीज़ें हैं, त्योहार आ रहा है, घर में शादी आ रही है, या तुम्हारी फीस भरनी है अभी, मतलब कुछ आप पहले जरूरी काम होंगे वो निपटाएंगे, उनको देखेंगे, उनको समाप्त करेंगे। भाई त्योहार आ गया, उसमें भी खर्चा है, शादियाँ आ रही हैं, फैमिली में फंक्शन है, या हो सकता है ना हो ऐसा कि भाई किसी की तबीयत खराब हो गई, उसमें पैसा लग गया, तब क्या होगा? तो आपको ये कहा जाएगा हाँ बिल्कुल दिलाएंगे, आपको बाइक दिलाएंगे। या आपने जो भी मांग किया, मोबाइल फ़ोन मांगा है, तो हो सकता है कि ठीक है अभी पुराने वाले से चला लो, बस अच्छी खासा मोबाइल चल रहा है कि अभी जो है उसी से काम चला लो। उसके बाद आपको जैसे ही हमारी कंडीशन ठीक होगी हम आपको दिला देंगे। घर में भी ऐसा ही होता है ना, ऐसा तो नहीं होता सीधा आपने बाइक मांगी तो बाइक तुरंत आपके सामने हाजिर हो जाती है। कहते हैं वो भी कंडीशन रखते हैं कि ठीक है इस महीने नहीं, अगले महीने दिला देंगे, उससे अगले महीने, जब थोड़ी सी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो जाएगी, इस महीने त्योहार ज़्यादा है, खर्चे ज़्यादा हो गए, इस तरीके की बातें रखते हैं ना। तो यही बात हमारे देश पर भी लागू की गई कि उस समय हमारे देश के हालात ऐसे नहीं थे कि तुरंत जो बातें इसमें कही गई हैं वो तुरंत इम्प्लीमेंट कर सके, क्योंकि उस समय के हालात ऐसे नहीं थे। अब देखते हैं इनमें क्या बातें कही गई हैं। साथ ही साथ कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन भी इनसे हो सकते हैं कि भाई नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं नीति निदेशक तत्व। और हाँ, आप इसकी झलक 1935 के अधिनियम में भी देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 1935 का जो अधिनियम आया था उसमें भी इसमें जो बातें कही गई हैं डीपीएसपी में, नीति निदेशक तत्व में, उससे संबंधित कुछ बातें आप 1935 के अधिनियम में भी देख सकते हैं। तो अब कहेंगे कि अब दोनों बातें आ जाएं, 1935 आ जाए या फिर आयरलैंड का आ जाए, तो किसको प्राथमिकता दें? तो आप आयरलैंड ही, इसका फैक्चुअल क्वेश्चन जो ज़्यादातर है आयरलैंड ही चलता है, क्योंकि जो 1935 का अधिनियम है वो भी वहीं से लिया गया था। अब क्योंकि 1935 के अधिनियम में जो भी बातें कही गई हैं वो भी कहीं ना कहीं वहीं से प्रेरित हैं, उसी संविधान से। तो पूरा ऑल ओवर अगर आप देखें तो क्या कहेंगे कि आयरलैंड के संविधान से। अब ऐसे तो आप और पूछ सकते हैं कि भाई आयरलैंड के संविधान में कहाँ से आया, स्पेन से आया, तो स्पेन में कहा, इस तरीके से। परंतु जो हमारे यहाँ पर ऑल ओवर आप पढ़ते हैं, देखते हैं या बताया जाता है फैक्चुअल क्वेश्चन के तौर पर, तो यही बताया जाता है कि जो हमारे यहाँ पर राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं उनको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड की, क्लियर है? आयरलैंड कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से। तो ये बात आप क्लियर रखिएगा। चलिए देखते हैं भाग 4। क्या? भाग 4। भाग 3 में मूल अधिकार थे, भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निदेशक तत्व, डायरेक्शन की किस दिशा में राज्य को कार्य करना है, ठीक है, उनका उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उनको कार्य करना है। तो राज्य के लिए कुछ डायरेक्शन है, दिशा निर्देश है भाग 4 में। भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, 36 से 51 तक, 36 to 51। आपसे सीधा भी पूछ सकते हैं कि डीपीएसपी से संबंधित अनुच्छेद किस भाग में है, या राज्य के नीति निदेशक तत्व किस भाग में है? तो भाग 4 में है। और अनुच्छेद कितने से कितने तक है? 36 से 51 तक। क्लियर रखिएगा बात। चलिए देखते हैं अनुच्छेद 36 में क्या कहा गया है। इस भाग में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, राज्य का अर्थ वही है जो भाग 3 में है। आप देखते हैं 12 से 35 तक है ना मूल अधिकार। सबसे पहले जब आप आर्टिकल 12 पढ़ेंगे तो उसमें राज्य की परिभाषा दी गई है, उसको क्लियर तौर पर वहां पे लिखा गया है कि राज्य के तहत क्या क्या है,
राज्य सिर्फ ये नहीं है कि गवर्नमेंट को आपने राज्य बोल दिया, केंद्र को या फिर स्टेट को गवर्नमेंट बोल दिया, नहीं, राज्य के तहत वो सारी संस्थाएं आती हैं जो कहीं ना कहीं सरकार से संबंधित हैं। तो ये डिफाइन क्लियर तौर पर अनुच्छेद 12 में कहा गया है, मौलिक अधिकार भाग 3 में। तो राज्य के बारे में राज्य शब्द को अनुच्छेद 12 कहाँ है, मौलिक अधिकार भाग 3 में। तो उसके तहत राज्य को डिफाइन किया गया है कि राज्य का अर्थ है क्या। तो यहाँ भी राज्य का अर्थ वही है, ये बात क्लियर कह दी गई है अनुच्छेद 36 में कि राज्य का अर्थ वही है जो भाग 3 में है। तो अगर आपसे पूछा जाए राज्य का अर्थ किस भाग में डिफाइन किया गया, राज्य का अर्थ किस भाग में, किस अनुच्छेद के तहत राज्य को डिफाइन किया गया है कि राज्य है क्या, राज्य के तहत क्या कौन कौन आता है, तो अनुच्छेद 12 लगाइएगा आंसर। बेशक अनुच्छेद 36 भी दे रखा हो, परंतु आपको प्रेफरेंस जो देनी है वो आर्टिकल 12 को देनी है, क्योंकि आर्टिकल 12 में ही राज्य के बारे में डिफाइन किया गया है। यहाँ तो सिर्फ इतना ही लिखा गया है कि राज्य का वही अर्थ है जो भाग 3 में है। ठीक है, तो प्रेफरेंस किसको देनी है आपको, 12, आर्टिकल 12 को। अनुच्छेद 37, इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना, यानी कि जो भाग है, ये भाग 4 है, इसमें जो बातें कही गई हैं उन तत्वों का लागू होना। इस भाग में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, किंतु फिर भी इनमें अधिकथित तत्व देश के जो शासन प्रशासन होता है उसके मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। फोर्स नहीं किया गया है, सिर्फ कर्तव्य है। आप चाहें तो करें, चाहे ना करें, सिर्फ कर्तव्य है। ठीक है, बात क्या कही गई है कि इनको मैंने आपको बताया कि डीपीएसपी को लेकर आप ये नहीं कह सकते न्यायालय में जाकर कि देखिए हमारे को डीपीएसपी में जो ये बातें दी गई हैं, कही गई हैं, वो तो राज्य कर ही नहीं रहा, वो बातें तो मान ही नहीं रहा राज्य, उन रास्तों पर, उन दिशा निर्देशों पर तो चल ही नहीं रहा। आप नहीं कह सकते न्यायालय में जाकर, मूल अधिकारी के लिए जा सकते हैं परंतु डीपीएसपी के लिए नहीं जा सकते। तो ये बात कही गई है कि ये न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, न्यायालय कुछ भी हस्तक्षेप नहीं करेगा इसमें, क्लियर रखिएगा बात। और दूसरी बात ये कही गई है कि ये राज्य का कर्तव्य बताए गए हैं कि वो कर्तव्य है उनका कि जब वो कोई विधि निर्माण करते हैं, कोई कानून बनाते हैं, कोई नीति निर्माण करते हैं, तो राज्य का एक कर्तव्य है कि जो दिशा निर्देश, जो गाइडलाइंस इन डीपीएसपी में राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भाग 4 में दी गई है वो उनको माने। परंतु ये आवश्यक फोर्स नहीं किया है, जबरदस्ती नहीं की गई है कि आप माने ही माने। हो सकता है ऐसे सिचुएशन ना हो, इतना फंड ना आ रहा हो, इतना पैसा ना आ रहा हो कि बड़े स्तर पर ये कार्य किए जा सके। क्योंकि अगर कोई चीज करनी है, आपको कोई नीति बनानी है या फिर कोई पेंशन देनी है, कुछ भी करना है, तो पैसा आना भी आवश्यक है। तो हो सकता है राज्य का ऐसा अपना कोई रीजन हो उसके पास जिस कारण से वो इन बातों को अभी नहीं लागू कर सकता, परंतु आगे आने वाले समय में लागू कर सकता है जब उसकी स्थिति ठीक हो जाए। तो हम ये नहीं कह सकते कि देखिए राज्य अभी ये चीज लागू नहीं कर रहा, नीति निर्देशक तत्वों में बात कही गई है, तो हम ये कहकर बिल्कुल भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। यही बात यहाँ कही गई है कि इस भाग में, ये जो भाग है भाग 4 के उपबंध के तहत न्यायालय नहीं जा सकते, न्यायालय कुछ नहीं कहेगा, इसमें न्यायालय का कोई हस्तक्षेप नहीं है। परंतु फिर भी इनमें अधिकतम तत्व देश के शासन के मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है। कर्तव्य बताया गया है, फोर्सेबल नहीं है, याद रखिएगा, जबरदस्ती नहीं की जा सकती। मूल अधिकारों में क्या है, जरा सा भी आपके मूल अधिकार का हनन हुआ आप सीधा कोर्ट जा सकते हैं, परंतु इसके तहत नहीं जा सकते, कोई जबरदस्ती नहीं है। ये राज्य के लिए प्राप्त है और मूल अधिकार हमें राज्य के अगेंस्ट प्राप्त है और ये राज्य को प्राप्त है। अनुच्छेद 38 क्या कहता है, राज्य लोक कल्याण की अभिव्यक्ति के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। क्या कहा गया, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अब क्या, किस तरीके से, राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, 3 तरीके की बात की गई है। हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले और पहले पूछा भी जा सकता है, 3 तरीके के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करे, भरसक प्रभावी रूप से स्थापना और संरक्षण करके
लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। मोटे तौर पर अगर आप इसको ऑल ओवर बात देखें, इसमें देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा है, मैंने सीधी वही बात लिखी है जो संविधान की भाषा में दी गई है, जो भाषा प्रयोग की गई है। आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो नॉर्मल भाषा ना दे जो हम और आप डेली यूज में बोलते हैं, ये वाली भाषा दे दो, तो आपको पता होना चाहिए ना, हाँ ये बात ठीक है, कही गई है या नहीं कही गई, तो आपको वो शब्द पता होने चाहिए। तो यहाँ ऑल ओवर ये बात कही गई है कि राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों तरीके के न्याय को सुनिश्चित करेगा। जो हम और आप हैं या समाज है, भारत देश है, उसमें सामाजिक न्याय भी हो, समाज में भी इक्वालिटी हो, समाज में सब समान हो। आप देखते हैं ना, समाज में धर्म, जाति, लिंग, गोरे काले, पुरुष स्त्री, इस तरीके से कोई विभेद नहीं है। तो ये बात कहिए कि सामाजिक, आर्थिक, फाइनेंशियली भी अगर आपको कोई कार्य करना है, आप चाहें तो बिल्कुल आप भी गवर्नमेंट ऑफिसर बन सकते हैं। कोई गरीब है वो भी गवर्नमेंट फॉर्म भर सकता है, अमीर है वो भी भर सकता है। आप चाहें आप फैक्ट्री खोल सकते हैं। आर्थिक, इकोनॉमिकली भी कोई विभेद नहीं होगा। और ऐसा नहीं है कि अगर आप गवर्नमेंट आपको अमीर गरीब देख के आपको ट्रीट करेगी कि आप अमीर हो तो आपको अलग ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, या आप गरीब हो तो आपको अलग ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, ये सुविधाएं आपको नहीं मिलनी चाहिए। बल्कि हमारे यहाँ ऐसा है कि जो स्तर नीचा है जिसका, उसको उठाने के लिए राज्य सहारा लगाते हैं। सहारा कैसे, आप देखते हैं ना, आरक्षण की सुविधा दी गई है, समय समय पर कुछ बंद करती रहती हैं। राज्य पेंशन देती है, वृद्धावस्था पेंशन देती है, विधवा पेंशन देती है, ताकि वो लोग भी अपना जीवन यापन आराम से कर सके। तो हमारे यहाँ ये जो स्तर उठाने के लिए जो हाथ लगाया जाता है वो पॉजिटिव है। ऐसा नहीं है कि नेगेटिविटी में है कि भाई एक को भाई सहारा दे रहे हैं, उठाते हैं ना हाथ लगा के। आप कोई बच्चा है, आपको दीवार कूदनी है तो एक बड़ा इंसान है अच्छा खासा, वो कूद जाएगा, परंतु कोई बच्चा है उसे भी दीवार कूदनी है तो आप उसको सहारा देंगे ना, उठाएंगे हाथ, तब वो कूदेगा। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ पर पॉजिटिविटी है, यानी कि जो इस इंसान उस स्तर का नहीं है कि वो अच्छा जीवन यापन कर सके, मूलभूत सुविधाएं ले सके, उसको थोड़ा सहारा देके उस स्तर तक लाया जाता है। पहले भी आपको ये बात बता दी है मैंने। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, आप चाहें हम और आप भी चुनाव लड़ सकते हैं, या फिर कोई अमीर व्यक्ति है वो भी लड़ सकता है। तो तीनों बातें कही गई हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करे, भरसक प्रभावी रूप से स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करें। यानी कि जितनी भी राज्य से संबंधित संस्थाएं हैं, चलती हैं, गवर्नमेंट जॉब है, कुछ भी हो, वहां पर या पूरे देश में या राज्य में भी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित होना चाहिए। किसी को भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, किया जाना चाहिए किसी के साथ भी नहीं होगा। ये बात क्लियर कह दी गई है और ये गाइडलाइंस है राज्य के लिए। ठीक है, आपको एक बात याद आई, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जब हमने प्रस्तावना पढ़ी, हमने जब उद्देशिका प्रस्तावना को बोलते हैं ना, तो उसमें भी इस तीन तरीके के न्याय की बात की गई है। तो आपसे हो सकता है पूछ ले कभी कि तीन तरीके के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, प्रस्तावना के अतिरिक्त संविधान के किस भाग में बात की गई है? प्रस्तावना में बात की गई है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के, तो प्रस्तावना के अतिरिक्त और ऐसा संविधान का कौन सा भाग है या कौन सा अनुच्छेद है जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की क्लियर तरीके से, क्लियर तौर पर बात की गई है? तो ये है कौन सा अनुच्छेद 38 भाग 4, राज्य के नीति निदेशक तत्व। आपसे पूछ सकते हैं, या फिर ये पूछ सकते हैं आपसे कि भाग 4 के अतिरिक्त या राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अतिरिक्त, या अनुच्छेद 38 सीधा दे के बोल सकते हैं कि अनुच्छेद 38 के तहत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की जो बात कही गई है वो इसके अलावा और कहाँ कही गई है? तो प्रस्तावना में, उद्देशिका में कही गई है। फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद रखिएगा। प्रस्तावना पढ़ा दिए ना आपको। सेकंड बात क्या गई है? राज्य विशिष्टता आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा। आय की असमानता, आप देखते हैं कि आय की असमानता क्या है कि किसी को के पास बहुत बड़े स्तर पर पैसा है, बहुत बड़े स्तर पर उसकी आय है, और किसी की बहुत कम है। तो जो आय की असमानता है उसको कम करने का प्रयास करेगा, ताकि सबके पास इतना तो हो कि वो अपना अच्छा, जो उनकी मूलभूत जरूरतें हैं उनकी पूर्ति कर सकें।
न केवल व्यक्तियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के समूह के बीच भी प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की जो असमानता है उसको समाप्त करने का प्रयास करेगा। व्यष्टि अर्थात आप देखते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र भी होता है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र। तो ये बात कही गई यहाँ पर, जो आय की असमानता है वो बड़े लोग हों, छोटे लोग हों, अमीर हो, गरीब, कोई भी हो, उनका व्यापार कुछ भी हो, वो किसी भी व्यापार से संबंधित हो, उनका व्यापार छोटा हो या बड़ा हो, वो बड़े व्यापारी हो या छोटे एमएसएमईज के मालिक हो या फिर बड़ी बड़ी कंपनीज के बड़े बड़े उद्योगपति हो, कोई भी हो, उनके बीच किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आय की समानता का प्रयास किया जाएगा कि राज्य विशेषता आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा, न केवल व्यक्तियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों के में रहने वाले और साथ ही साथ विभिन्न व्यवसायों में, यानी कि अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले, चाहे कोई गरीब हो, अमीर हो, कोई छोटे शहर से हो। व्यक्ति का तात्पर्य होता है सूक्ष्म, छोटे से हो, कोई बड़े शहर से हो, या बड़ा व्यवसाय हो किसी का, कोई छोटे व्यवसाय से हो, कोई छोटा उद्योग हो, कोई बहुत बड़ा उद्योगपति हो। तो ये बात कही गई है, किसी भी तरीके से किसी के बीच कोई विभेद नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ उन लोगों को अपने प्रतिष्ठा यानी कि रेपुटेशन, प्रतिष्ठा क्या होती है, रेपुटेशन, सुविधाओं तथा अवसर की असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा। यानी कि अगर कोई स्कीम निकाली है, कोई ऐसी चीज आई है जिससे प्रतिष्ठा, अवसर की समता, यानी कि आप देखते हैं कि आप चाहें, आप भी ऐसा नहीं है कि आपके हाथ पैर बंधे हैं, आप कमा के अमीर नहीं बन सकते, या फिर आप अभी आज गरीब है, कल को पढ़ लिख के अमीर नहीं बन सकते। आप हो सकता है ऐसी पॉलिसी बना दें, आपका माइंड इस तरीके का डेवलप कर ले आप अपना, कि आप बड़े उद्योगपति बन जाएं, तो आप बिल्कुल बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। किसी तरीके की ये नहीं कही गई है कि भाई वो बड़े लोग हैं तो सिर्फ वही वो काम करेंगे, आप छोटे लोग हैं, छोटे व्यवसायी, आप ये नहीं कर सकते, आप बड़े उद्योगपति नहीं बन सकते, आप छोटे ही रहिए। क्लियर हो गई ये बात। साथ ही साथ अनुच्छेद 39 क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पहले पूछे भी जा चुके हैं। अनुच्छेद 39 बात करता है राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व, अनुसरणीय यानी कि राज्य अपनी नीतियों में इन बातों को लागू करेगा, उनका अनुसरण करेगा, फॉलो करेगा उनको। तो राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व, राज्य अपनी नीति का विशिष्टता इस प्रकार संचालन करेगा कि ये सुनिश्चित रूप से, ये जो बातें कही हैं वो सुनिश्चित हो सके। जो भी कार्य, विधि, कानून, रूल्स, रेगुलेशन, नीतियां बनाता है राज्य, वो इस तरीके से बनाएगा ताकि ये जो बातें कही गई हैं वो सुनिश्चित हो सके, वो बातें रियलिटी में काम कर सके। जो बातें, दिशा निर्देश दिए गए हैं राज्य को, क्या क्या बातें हैं कि पुरुष व स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का, पाने का अधिकार है। आप देखते हैं, आपको अगर जॉब करनी है तो आप लेडीज हैं या जेंट्स, आप बिल्कुल जा सकते हैं। टीचर लेडीज भी हो सकते हैं, जेंट्स भी हो सकते हैं, आईएएस ऑफिसर लेडीज भी हो सकते हैं, जेंट्स भी हो सकते हैं। तो आपको समान अवसर है, आपको आईएएस ऑफिसर बनना है या यूपीएससी का पेपर आप क्लियर कीजिए, आप बिल्कुल बन सकते हैं। अगर आपकी रैंक अच्छी है, मार्क्स अच्छे आए तो बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जेंट्स आईएएस ऑफिसर बनेंगे या सिर्फ लेडीज ही बनेंगे, या आईपीएस ऑफिसर सिर्फ जेंट्स बनेंगे, लेडीज नहीं बन सकती। तो बिल्कुल अगर आप पेपर क्लियर करते हैं, अच्छे मार्क्स है उस हिसाब से, तो आप बन सकते हैं। बिल्कुल क्लियर तौर पर आप चाहे उद्योगपति बन सकते हैं, आप अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, आप लेडीज हो जेंट्स हो। तो ये बात कही गई है कि पुरुष व स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। दूसरी बात क्या कही गई है, समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। जो भी भौतिक संसाधन है, भौतिक संसाधन होते हैं ना, भौतिक का भौतिक पढ़ा भी होगा आपने, तो जो भी भौतिक संसाधन है उनका बंटवारा, उनको इस तरीके से यूज में लिया जाएगा, उनका प्रयोग इस तरीके से उनका प्रयोग किया जाएगा कि सभी का हित हो उसमें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े लोगों का, कुछ ही लोगों का हित होगा, नहीं, पूरे देश का, पूरे समाज का, सभी का हित हो। आप इस तरीके की नीतियों का निर्माण करेंगे ताकि वो जो भौतिक संसाधन है उनसे सभी का हित हो।
सामूहिक हित की बात करते हैं। क्या बात करते हैं? सामूहिक हित की बात करते हैं। सामूहिक अर्थात सब। आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण ना हो। क्या बात कही गई है? आर्थिक व्यवस्था, जो आर्थिक इकोनॉमिकली व्यवस्था जो है, आर्थिक व्यवस्था वो इस प्रकार से चले जिससे जो धन है और उत्पादन है, धन पैसा उत्पादन, आप देखते हैं ना उत्पादन किया जाता है, खेत वगैरह में उत्पादन ही तो होता है। तो धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण ना हो, यानी कि इस तरीके से ना हो कि कुछ लोगों के हाथ में ही सारी चीजें हो, पैसा भी कुछ लोगों के हाथ में हो, उत्पादन शक्ति भी कुछ लोगों के हाथ में हो। अब क्या होगा, कुछ लोगों के हाथ में चीजें होंगी तो बाकी सबको वो अपने मन माने तरीके से दाम वसूलेंगे, उसके मन माने तरीके से कार्य करेंगे, वो तो एक तरीके से मालिक बन जाएंगे ना। कुछ लोग, सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में सारी शक्ति आ जाएगी। तो यही कहा गया है कि आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सब साधारण के लिए अहितकारी, यानी कि कोई गलत तरीके से संकेंद्रण ना हो, कि कुछ लोगों के हाथ में ही रह जाए सिर्फ धन भी और उत्पादन भी। इस तरीके से नहीं होना चाहिए। पुरुष और स्त्रियों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन की बात संविधान के किस भाग में कही गई है? तो भाग 4 में कही गई है, नीति निर्देशक तत्व। और अनुच्छेद भी पूछ सकते हैं, तो अनुच्छेद 39 में कही गई है। कहा? 39, अनुच्छेद 39 में कहा कही गई है? अनुच्छेद 39 का घा, पुरुष और स्त्रियों के लिए, का, खा, गा और घा, घ घड़ी होता है ना, तो अनुच्छेद 39 के घ घड़ी है ना, तो अनुच्छेद 39 के घ में पुरुष और स्त्रियों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन पूछ सकते हैं। अनुच्छेद 39 याद रखिएगा, बहुत बार पूछा भी गया है। समान कार्य के लिए समान वेतन की बात कहाँ की गई है? पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में ना जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल ना हो। यहाँ पर ये कही गई है कि पुरुष, आप देखते हैं मेला ढूंढते हैं ना, तो समय समय पर बात उठती रहती है कि सरकार क्या करे, कुछ ऐसे रूल्स और रेगुलेशन बनाए जिससे उनकी जीवन की हानि ना हो, क्योंकि बहुत रिस्क पर काम होता है। आप देखते हैं, आप किसी कंपनी में भी कार्य करते हैं तो वहां पर भी कुछ सुविधाएं दी जाती हैं जिनका अधिकार होता है आपको। तो राज्य को ये कहा गया है कि वो इस तरीके से गाइडलाइंस जारी करे ताकि जो कार्यरत कर्मचारी हैं, वो स्त्री है या पुरुष है, उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाए। अगर आप जैसे कोयले वगैरह किस इस तरीके से, जहाँ पर पेंट वगैरह बनता है जिससे वायु प्रदूषण फैलता है, इस तरीके के वातावरण में काम करते हैं, तो आपको कुछ इस तरीके की चीज प्रोवाइड करा जाए जिससे कि आपके स्वास्थ्य को नुकसान ना हो। ऐसी गाइडलाइंस सरकार जारी करती है उन कंपनीज के लिए, वहां पर काम करने वाले व्यक्तियों के लिए, कि इस तरीके से की सुविधाएं इनको मिलनी चाहिए ताकि इनकी जान को कोई हानि ना हो, इसको परेशानी ना हो। जब आप काम करने जाएंगे और आपकी जान ही चली जाएगी तो कहाँ से कमाएंगे आप? तो ये बात कही गई है, पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा साथ ही साथ बालक, आप देखते हैं ना कई बार बालकों को भी इस तरीके के उद्योगों में, कार्यों में लगा दिया जाता है जिससे जो उनकी अवस्था, पढ़ाई की करने की अवस्था होती है, वो काम करते करते ही निकल जाती है। जब वो पढ़ सकते थे और कुछ बन सकते थे, उस समय वो सारा जीवन दुरुपयोग हो जाता है उनका, सिर्फ काम में निकाल देते हैं। तो ये बात कही गई है कि पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो, ये सुनिश्चित करना है राज्य को। तो इसके लिए गाइडलाइंस बना सकता है वो, किसी भी कुछ भी गाइडलाइंस, दिशा निर्देश तय कर सकता है राज्य की किस तरीके से ऐसे प्रावधान किए जाएं जिससे ऐसा ना हो। साथ ही साथ आर्थिक अवस्था, कुछ ऐसा भी होता है, आपको पता है कि पैसे की अगर फाइनेंशियली कंडीशन वीक होती है तो उनसे कहा जाता है कि ठीक है आप ये काम कीजिए। आपके घर में कोई ऐसा काम है जिसे आप करना पसंद नहीं करते या कोई और भी नहीं कर रहा, तो आपने देखा कि हाँ भाई इसको मजबूरी है पैसे की, तो आप कहेंगे देख ले तू मेरा ये काम कर दे, तुझे पैसे मिल जाएंगे, ये गंदगी सारी साफ कर दे तभी मिल जाएंगे। तो ये जबरदस्ती हो गई ना इस तरीके की, आप उसकी इंटीग्रिटी जो है, उसका स्वाभिमान जो है, कहीं ना कहीं आप उस पर चोट पहुंचा रहे हैं। तो ये बात कही गई है
कि अगर आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर, आर्थिक अवस्था पैसे ही तो आर्थिक आवश्यकता साफ कही गई है। आर्थिक आवश्यकता पैसे की, आर्थिक क्या होता है, पैसा धनी तो होता है। आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में ना जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल ना हो। यानी कि ऐसे बच्चे क्या होते हैं, 14 साल के बच्चे हैं, 12-13 साल के बच्चे हैं, वो इस तरीके के कार्यों में लग जाते हैं जो उनकी आयु के अनुकूल नहीं होते, जोखिम भरा कार्य होता है। या फिर बड़े भी कई बार आर्थिक स्थिति से परेशान होकर ऐसे कार्य करने लग जाते हैं जो उनके अनुकूल नहीं होते, जिनको ऐसा लगता है कि नहीं करना चाहिए परंतु फिर भी करते हैं। क्यों? क्योंकि आर्थिक फाइनेंशियली प्रॉब्लम के कारण। तो ये बात भी राज्य सुनिश्चित करेगा। इसलिए आप देखते हैं राज्य मनरेगा जैसे कार्यक्रम चलाता है ना, ताकि आराम से रोजगार मिल सके। इस तरीके की ये जो आवश्यकता पड़ती है ना, ये आवश्यकता ना पड़े, कोई जबरदस्ती किसी के साथ ना कर सके, उसे फाइनेंशियल कंडीशन के लिए कोई ऐसा काम ना करना पड़े जो बालक कर रहा है तो उसकी आयु, उसके जीवन पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, या कोई भी कर रहा है जिससे उसके इंटीग्रिटी की हानि हो रही है, कहीं ना कहीं उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंच रही है, ऐसा कुछ भी चीजें समाज में ना रहें। तो मनरेगा जैसे बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जाते हैं। आप देखते हैं ना, आप अगर कहीं बिलोंग करते हैं, शहर गांव सब में ही चलता है मनरेगा के तहत कार्य। तो बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण क्या कहा गया है, बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वास्थ्य विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएं व अल्पवय व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक व आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए। ठीक है, क्या बात कही गई। आप देखते हैं वृद्धावस्था पेंशन चलती है, विधवा पेंशन चलती है, इस तरीके की कुछ कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती हैं। तो ये जब सब जो कार्य किया जाता है वो राज्य, ये जो नीति निदेशक तत्व हैं, इन्हीं को ध्यान में रखकर फॉलो कर कार्य करता है समाज के कल्याण के लिए। आप, क्योंकि ये बात कही गई है कि अगर राज्य का पास पर्याप्त साधन है तो बिल्कुल उसको समाज के कल्याण के लिए कार्य करना होगा। और समाज के लिए कार्य कैसे करता है, कल्याण के लिए कार्य है, ऐसी नीतियां बनाता है जिससे अगर कोई बुजुर्ग भी है, कोई बच्चे भी हैं, तो सभी का हित सुनिश्चित हो सके। योजनाएं लाई जाती हैं, समय समय पर लाई जाती है ना, और उसका निर्माण इस तरीके से किया जाता है कि उनकी नीतियों का कार्यान्वयन इस तरीके से होता है कि ज्यादा से ज्यादा समाज का हित हो सके। तो ये बात आपने पढ़ी। हमने कौन कौन से अनुच्छेद देखे, हमने देखा अनुच्छेद 36, 37, 38, 39। हमने ये 4 आर्टिकल अपने इस फर्स्ट लेक्चर में देख लिए हैं। आई होप आपको जो बातें मैंने समझाई है वो समझ में आई होंगी। इसका एक लेक्चर और आएगा, क्योंकि कितने से कितने अनुच्छेद हैं डीपीएसपी में, 36 से 51 तक, और एक 51 का भी है, उसको भी पढ़ेंगे हम, जो बाद में जोड़ा गया। जब मूल संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय 51 का नहीं था, बाद में जोड़ा गया, क्या है उसमें वो भी देखेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर धन्यवाद।